Okay. Hello students, welcome to all of in Dilip sir's physics class. We are in the topic magnetic materials. Today's lecture number is 10. देखो लास्ट लेक्चर में हम डोमेन थ्योरी देख रहे थे, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं. तो डोमेन थ्योरी को हम कहाँ तक लेके आए थे कि देयर आर नंबर ऑफ डोमेन्स. ओके, छोटे छोटे रीजन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, जिसमें डायपोल एक्सिस अलग अलग होता है, लेकिन इसको ये कैंसिल कर रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है, इसको कैंसिल करने वाला ये है. तो ऑल्दो इस डोमेन को नेट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन सब डोमेन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं बिकॉज दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. देयरफॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये नहीं दिखाते. मीन्स ऐसा होता है कि आयरन मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, नहीं. ओके, क्योंकि उनमें रैंडमली ये डोमेन ओरिएंट होता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं. ओके, लेकिन अगर हम ऐसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? लेट अस सी. व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो when placed in magnetic field, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डोमेन गेट रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फेरोमैग्नेटिक, डोमेन गेट रोटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मींस अगर ये ऐसा ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो ये डोमेन जो है दे स्टार्ट इन द डायरेक्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, डोमेन रोटेट in the direction of magnetic field if strong enough magnetic field is applied, magnetic field is increased, all the domain coalesce in the direction of magnetic field, all the domain coalesce in the direction of magnetic field to form giant domain. मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई किया, देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स इंक्रीज कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये इंक्रीज हो गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड आ गया? स्ट्रॉन्ग. तो सारे के सारे जो डोमेन है दैट ऑल विल बी coalesce to form giant domain. ये giant domain फॉर्म हो जाएगा. And although magnetic field is removed, the property of magnetization is retained. Okay, magnetic property of magnetism is retained in the substance, in the ferromagnetic substance,
and it becomes permanent magnet, and it becomes permanent मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ओके, मीन्स अगर हमने ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो डोमेन स्टार्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते रहेंगे तो अगर स्ट्रॉन्ग इनफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऑल द डोमेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू जायंट डोमेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक जायंट डोमेन फॉर्म हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर हम ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी देते हैं तो भी ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है। इसका मतलब अब ये परमानेंट मैग्नेट बन गया। गॉट दिस? ओके, तो इसी थ्योरी को बोला जाता है डोमेन थ्योरी, यानी इसको हमने जो एक्सप्लेन किया इसको बोला जाता है फेरोमैग्नेटिज्म। एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे कैसे किया कि फर्स्ट डोमेन क्या है वो देखा, कैसे फॉर्म होता है वो देखा, उसमें डोमेन एक्सिस क्या होता है, ओके, डोमेन बाउंड्री क्या होता है। डोमेन बाउंड्री है ना, दो डोमेन में जो एक इमेजिनरी सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, बोला जाता है डोमेन बाउंड्री, है ना। दो डोमेन के बीच में जो लाइन होती है दैट इज डोमेन बाउंड्री। ओके, तो डोमेन बाउंड्री देखा। देन हमने कैसे डोमेन एक्सिस रैंडमली ओरिएंटेड होता है, वो एक दूसरे को कैंसिल करता है। देयरफॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, लेकिन अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डोमेन स्टार्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं एंड एक जायंट डोमेन फॉर्म हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल देते हैं तो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो जो जायंट डोमेन वाला स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो याद रखना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ही परमानेंट मैग्नेट बनता है। ओके, आए समझ में? इस तरह से ये सवाल था। ओके, अब हम इस टॉपिक का एक लास्ट पार्ट देखते हैं कि ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। ओके, चलिए, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? Explain Curie temperature. Explain Curie temperature. देखो ये Curie temperature क्या होता है। Now let us see. अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाए, ओके, if the temperature of ferromagnetic substance increases, अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सचेंज कपलिंग डिस्ट्रॉय होने लगेगा। मींस एक्सचेंज कपलिंग क्या होगा? एक्सचेंज कपलिंग लूज होगा, या यू कैन से और डिस्ट्रॉय होगा। ओके, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। मींस ये जो, अब देखो ये ऐसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाया है ना मैंने, ये देखो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दिखाया, तो देखो ये एक्सचेंज कपलिंग जो है ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? लूज होता जाएगा। ये लूज होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो डोमेन जो है वो डोमेन स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा? डिस्ट्रॉय होता जाएगा। ओके, जैसे एक्सचेंज कपलिंग लूज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो व्हाट विल हैपन? डोमेन स्ट्रक्चर विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। डोमेन
structure star means domain structure will destroyed. अगर डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ओके, द टेम्परेचर एट विच मीन देखो डोमेन स्ट्रक्चर पूरा, ये डोमेन स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो देखो ऐसा हो जाएगा, फिर सारे टेम्परेचर अगर बढ़ाते रहे तो ये डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होके सारे एटॉमिक मैग्नेट्स विल ओरिएंट रैंडमली. Okay, domain structure will destroyed and atomic magnets will randomly oriented. देखो क्या क्या होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सचेंज कपलिंग लूज होता जाएगा तो डोमेन बाउंड्री टूटता जाएगा. डोमेन बाउंड्री टूट गया तो पूरा डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा. सारे एटॉमिक मैग्नेट्स ये रैंडमली ओरिएंट हो गए. तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में. तो ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच ferromagnetic substance get converted into paramagnetic substance is known as क्यूरी टेम्परेचर. देखो क्यूरी टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर. ओके, आया समझ में क्यूरी टेम्परेचर क्या है? तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग रहेगा. अगर हम ग्राफ अगर निकालना है तो मान लो अभी हमने देखा ये जो व्हाट वी कैन से ससेप्टिबिलिटी का ये फॉर्मूला देखा था, सी टी माइनस टी सी. ये टी सी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर. ओके, अगर मैं ग्राफ निकालू, सपोज ये अगर ग्राफ निकालू, देखो ये ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ निकालू कुछ इस तरह से ये ग्राफ आएगा. देखो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, मींस इस टेम्परेचर पे है ना, ये क्यूरी टेम्परेचर है. ये था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो it is converted into paramagnetic substance. Got this? The temperature at which ferromagnetic substance get converted into paramagnetic substance is known as Curie temperature. आया समझ में? इसके बाद ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया. Got this? इस तरह से दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. अब हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं इसके. ओके, लेट अस स्टार्ट फ्यू न्यूमेरिकल्स. हाँ देखो, अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं. द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम. ओके, द ससेप्टिबिलिटी न्यूमेरिकल ले रहे हैं. ससेप्टिबिलिटी
डायरेक्ट लिखो एक्स, ससेप्टिबिलिटी। अब हम देखते हैं इस टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स एंड जो एक लास्ट पार्ट था हिस्टेरिसिस या हिस्टेरिसिस लॉस, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम आवर सिलेबस फॉर दिस ईयर। तो लेट अस टेक द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, the susceptibility of magnesium, the susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 2.4 into 10 raised to minus 5. At what temperature susceptibility increases to 3.6 into 10 raised to minus 5। देखो मीन्स ये जो मैग्नीशियम है इसका ससेप्टिबिलिटी 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 है एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो पूछ रहे हैं कि एट हाउ मच टेम्परेचर susceptibility will be 3.6 into 10 raised to minus 5। ऐसा सवाल है। तो हमको पता है ये जो ससेप्टिबिलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इससे क्या रिलेशन आएगा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। ऐसा रिलेशन आएगा। फाइंड आउट करना है t2। So T2 is equals to x1 upon x2 into T1। x1 2.4 into 10 raised to minus 5, 3.6 into 10 raised to minus 5 multiply by 300। okay, 10 रेज टू माइनस 5, 10 रेज टू माइनस 5 कैंसिल। डेसिमल पॉइंट से में तो निकल जाएगा 24 अपॉन 36 इंटू ये 300। तो ये आएगा 8 3 सा 24 या यू कैन से 8 3 सा या 12 2 सा 24, 12 3 सा 36। 3 से रिड्यूस करो ये हो जाएगा 100। 100 इंटू 2 क्या आंसर है 200 केल्विन। इस तरह से इस टेम्परेचर पे ये ससेप्टिबिलिटी कितना बन जाएगा। गॉट दिस? ऐसा ये सवाल आएगा आपको, है ना, 2 मार्क्स के लिए आएगा ऐसे सवाल। ओके, बहुत सिंपल है, करके रखना। चलो एक टेक्स्ट बुक का सम है वो ले लेते हैं। देखो ये सब ऐसा है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द susceptibility of paramagnetic material is x।
टेम्परेचर at what temperature susceptibility be x/3. ओके, तो सवाल है कि अगर ससेप्टिबिलिटी x होगा, ओके, कौन से टेम्परेचर पे? हाँ, एट 27 डिग्री सेल्सियस, है ना? मीन क्या है? ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज x, ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो मीन ससेप्टिबिलिटी x होगा कौन से टेम्परेचर पे? 27 प्लस 273, दैट इज हाउ मच? 300 केल्विन. तो दे आर आस्किंग अस कि ये जो ससेप्टिबिलिटी है x/3 होने के लिए टेम्परेचर कितना रहेगा. ओके, तो सम इज इन द सेम वे सॉल्व करना है. क्या है? देखो, ये तो गिवन थिंग था. ससेप्टिबिलिटी इज अगेंस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है. क्या आएगा ये? x1 अपॉन x2 t2 अपॉन t1. इनवर्सली इसलिए. सो t2 इज इक्वल टू क्या आएगा? x1 अपॉन x2 इंटू t1. अब x1 कितना है? x एंड x2 कितना है? x/3 है. x/3 इंटू टेम्परेचर कितना है? 300. ओके, ये 3 ऊपर चला जाएगा. 3x upon x into 300. x will get cancel. 300 into 3 900 केल्विन. देखो ये बुक का सम था. कितना आया? 900 केल्विन. गॉट दिस? एक और हम सम करेंगे. ओके, चलिए एक और हम सम करते हैं. देखो क्या सम है? द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, है ना? ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम at 200 Kelvin is 1.8 into 10 raised to minus 5. At what temperature? At what temperature susceptibility decreases by 6 into 10 raised to minus 6. ओके, तो देखो ससेप्टिबिलिटी यानी फिर से x1 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 है. कौन से टेम्परेचर पे? 200 केल्विन पे. x2 मीन्स कौन से टेम्परेचर पे ये ससेप्टिबिलिटी होगा? सॉरी, 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो माइनस 5 है, माइनस 6 है, माइनस 6 है. अगर मैं इसको 0.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 करूँ तो भी चलेगा, है ना? एक डेसिमल इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा यार? ये 10 इंटू 0.6 है ना, ये 6 हो जाएगा, है ना? ये कन्वर्जन कर लिया. ओके, अब हमको पता है क्या रिलेशन पता है कि ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है. ओके, या कोई ऐसा भी लिखता है तो भी चलेगा. हाँ, एक्स टी कांस्टेंट वही है,
यानी कोई ऐसा लिखेगा x1 t1 इज इक्वल्स टू x2 t2, ऐसा भी चलेगा, या कोई ऐसा लिखता है तो भी चलेगा। इनको क्या फाइंड आउट करना है, t2, तो t2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो x1 अपॉन x2 इंटू t1, x1 कितना जा रहा देखो 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, 0.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, t1 कितना है 200, 10 रेज टू माइनस 5, 10 रेज टू माइनस 5 कैंसिल, 18 अपॉन क्या आएगा 6, डेसिमल निकल जाएगा ना, 6 3 जा 18, 3 इंटू 200 कितना आया 600 केल्विन। देखो ये ऐसे सिंपल सवाल आएंगे 2-2 मार्क्स के लिए। ओके, गॉट दिस। इस तरह से हमने इस चैप्टर का इन डिटेल सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लिए, एज वेल एज न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।